ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है, सभी विभागों के लोग मिलकर के उसे एकत्रित कर रहे हैं। अनुमान के तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस साल ये आंकड़ा 70,000 से प्रोजेक्ट से ज़्यादा जाने वाला है। सड़क निर्माण की मैं बात करूं तो हमारी रफ्तार लगभग दुगुनी हो गई है। 2018 में 1500 किलोमीटर सड़क बनती थी और पिछले वर्ष हमने 3200 किलोमीटर नई सड़क बनाई है। अगर मैं बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज की तारीख में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम आज जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। 7 नए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू करने की बात कही गई है। ई ऑफिस जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों में पहुंचाया जाएगा। ऑनलाइन एसेस मैनेजमेंट सिस्टम हम स्थापित करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंटेलिजेंट टिकटिंग सिस्टम आने वाले दिनों में शुरू करेगा। जीएसटी के लिए ई इनवॉइस सिस्टम हम शुरू करेंगे। ई वे बिल को फास्टैग तथा वाहन सुविधा से लिंक करने का काम हम करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना प्रशासन ने बनाई है। पिछले 3 वर्षों में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई नींव को मजबूती प्रदान करते हुए इस साल के बजट में नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 9 विजन पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। गुड गवर्नेंस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सशक्तिकरण, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आकांक्षी समाज के लिए समावेशी विकास, विमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक समावेश और अगले 5 वर्षों में जीडीपी को दुगुना करना। इन 9 प्राथमिकताओं का वित्तीय दस्तावेज मैं मानता हूं कि यही इस साल का बजट है, जो समृद्ध जम्मू कश्मीर की आधारशिला रखने की कोशिश हुई है, उसमें और मजबूती प्रदान करेगा। अगर मैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है, इसे आधुनिकता से जोड़ते हुए यहाँ के 13 लाख किसान परिवारों को दीर्घकाल और व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए इस बार 5013 करोड़ रुपए का जो होलिस्टिक प्लान बना था, इसे हम आने वाले 5 वर्षों में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इस योजना के द्वारा अगले 5 साल में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लगभग 19,000 के आसपास नई बिजनेस यूनिट भी स्थापित होंगी। गत वर्ष से अगर मैं तुलना करूं तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में 1506 करोड़ रुपए का आवंटन अधिक करने की व्यवस्था की गई है। इस साल के बजट में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को 3,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 67,000 मेट्रिक टन अतिरिक्त सीए स्टोरेज निर्मित करने का प्रयास होगा। आने वाले 5 वर्षों में शहद उत्पादन 3 गुना, कोकून उत्पादन को 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1350 मीट्रिक टन। अगले 5 वर्षों में मिल्क प्रोडक्शन, जो वर्तमान में 25 लाख मीट्रिक टन है, इसे बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर काफ़ी जोर है हमारे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का। बड़ी मात्रा में नर्सरी स्थापित करने का प्लान किया गया है। 5 सालों में हनी प्रोडक्शन 3 गुना किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। इसलिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान को जम्मू कश्मीर के विकास का आधार हम सब मानते हैं। और आज कमाई के मामले में हम जरूर 5वें स्थान पर हैं, लेकिन ये प्रगति हमारी पिछले 2-3 वर्षों की है। और इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम कह सकते हैं कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर की अपनी एक अलग पहचान होगी। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के लिए
94 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिन इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सामान्य रूप से मांग इस तरह आती है कि हर पंचायत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से हम देखेंगे तो उस मामले में हम लगभग सैचुरेशन की तरफ हैं। अगर कहीं कमी होगी तो उसे हम पूरा करेंगे। एनीमिया मुक्त और टीबी मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 25 नए अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर और 57 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। जहां हमारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं, वहां आशा वर्कर की नियुक्ति करेंगे और जो हमने एक मोबाइल हेल्थ केयर आदिवासियों के लिए, ट्राइबल बंधुओं के लिए शुरू की है, उसे और बढ़ाएंगे। टेली मेडिसिन की सेवाएं हमारे यहाँ बेहतर ढंग से चल रही हैं, इसका विस्तार इस साल और तेज गति से करेंगे। स्कूली बच्चों की 100% हेल्थ स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। रूरल और अर्बन डेवलपमेंट 3 वर्षों में गांवों और शहरों के बीच मौजूद गैप को कम करने की एक बेहतरीन कोशिश हुई है। विकास की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से लेकर शहर के मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। इस साल गांवों तथा शहरों में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 7,097 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने तथा विकास में मौजूदा गैप को समाप्त करने के लिए इस वर्ष एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट तथा एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर के विजन को मूर्त रूप देने की पूरी ईमानदारी से कोशिश हुई है। सभी गांव और अर्बन लोकल बॉडीज को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जा चुका है और बेहतर प्रबंधन हम करेंगे। 2420 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। जो शेष बचे हुए हैं उनके निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। 10,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप इस साल हम स्थापित करेंगे। हर पंचायत के पास अपना पंचायत घर हो, ये एक संकल्प जम्मू कश्मीर प्रशासन का है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस साल 1500 नए पंचायत घर बनाएंगे। आवासहीन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख घर हम बना चुके हैं। दूसरा 1 लाख भी काफी तेज गति से बढ़ रहा है। ये 40,000 नए घर इस साल और बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 19,000 घर बनाए जाएंगे और ऐसे शहरी परिवार जिनके सर पर छत नहीं है उनके घर के सपनों को पूरा किया जाएगा। 87,350 इंडिविजुअल टॉयलेट और 2500 कम्युनिटी सैनिटेशन सेंटर्स बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। डल लेक का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा हो इसकी व्यवस्था की गई है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा अर्बन लोकल बॉडीज को इस साल 1,313 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डीडीसी, बीडीसी के जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं इन्हें भी 271.25 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे। जम्मू तथा श्रीनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, लोअर मिडिल इनकम एवं मिडिल इनकम ग्रुप के लिए नई हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर हाउसिंग कॉलोनी विकसित किया जाएगा। जम्मू, श्रीनगर तथा अन्य शहरों में लेडीज हॉट तथा लेडीज एक्सक्लूसिव मार्केट स्थापित करने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए विभिन्न राज्यों में
उत्पादित विभिन्न स्मृति चिन्ह, हस्तकला कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं को समर्पित एकता माल के निर्माण का प्राविधान इस बजट में किया गया है। सीमावर्ती गांवों का विकास ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। इसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के समग्र विकास में नॉलेज इकॉनमी का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 3 वर्षों में स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन में अनेक नए इनिशिएटिव लिए गए। जम्मू कश्मीर को नॉलेज आधारित जीवंत समाज और विज्ञान आधारित आर्थिक शक्ति के रूप में बदलने की कोशिश हो रही है और इस साल एजुकेशन सेक्टर को 1552 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के मामले में मैं कह सकता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा विभाग ने बाकी राज्यों की तुलना में काफी तेजी से पहल की है। सभी स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज के सभी वर्ग के बच्चों की एक समान पहुंच हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में 2000 नए किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP हम क्रियान्वित करेंगे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सूचना प्रबंधन का मजबूत आधार तय करने का एक आधारशिला रखेगा तथा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। पहले ही आपको मालूम है कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हम सब स्कूलों में पहुंचा चुके हैं। टॉयलेट भी काफी हद तक बना है। जेंडर बेस्ड टॉयलेट फैसिलिटी से हम इस बार संतृप्त करेंगे। को करिकुलर एक्टिविटी के तहत सभी स्कूलों में यहाँ हम अनेक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, उसमें योगा भी एक प्रमुख होगा। शिक्षण संस्थानों में 188 वर्चुअल रियलिटी लैब्स और 40 रोबोटिक लैब्स स्थापित की जाएगी। ट्राइबल समाज हमारे प्रशासन की, माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी की एरिया है। आर्थिक रूप से कमजोर और ट्राइबल समुदाय के जो बच्चे हैं, इन विद्यार्थियों के लिए 10 नए रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित करने का प्राविधान किया गया है। 1000 स्मार्ट क्लासरूम डेवलप करने का प्राविधान है, जिनमें LCD तथा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। 22 इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, 22 महीने से शुरू हुई औद्योगिक विकास की यात्रा जम्मू कश्मीर के सामर्थ्य, उसकी क्षमता और यहाँ हो रहे बदलाव को दर्शाती है। एक समय था जब देश का बिजनेस सेक्टर जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर के बहुत आशंकित रहता था, लेकिन धीरे धीरे जम्मू कश्मीर फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, देश के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी। और मुझे लगता है कि एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। बिजनेस सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। संसाधनों के निर्माण और आवश्यक सुविधाओं के सृजन के लिए इस वर्ष बजट में 742 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जैसा मैंने पहले कहा था कि इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट पर हम फोकस कर रहे हैं। ये 29 प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करने का हमने लक्ष्य रखा है। जो यहाँ की विरासत रही है, यहाँ की ताकत रही है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर, इसके सभी प्रोडक्ट्स के क्वालिटी सर्टिफिकेशन, GI टैगिंग काफ़ी हद तक हमने किया है। इसमें और तेजी हम लाएंगे। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कई वर्षों बाद अभी सेक्टर का जो एक्सपोर्ट हमारा है वो अब बढ़ने लगा है। श्रीनगर मेडिसिटी में कई नए हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। जम्मू में भी हम कोशिश करेंगे कि मेडिसिटी में कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बने। जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 1500 नई यूनिट स्थापित इस साल करने की कोशिश होगी और लगभग इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP की क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन हो। सभी डिस्ट्रिक्ट
एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हों, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। ई कॉमर्स भविष्य में ट्रेड एवं बिजनेस को नई दिशा दे सकता है और ये प्रशासन हमारा सुनिश्चित करेगा कि एमएसएमई ई कॉमर्स से लिंक हो। आकांक्षी जम्मू कश्मीर को भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम रिफॉर्म्स के द्वारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों वातावरण निर्मित करने की ईमानदार कोशिश होगी। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिशन। अमृत पीढ़ी यानी आज की युवा पीढ़ी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत। युवा वर्ग को सशक्त बनाने, उसके सपनों को साकार करने के लिए विशेष प्रावधान बजट में 2-3 वर्षों से हम कर रहे हैं, इस साल भी वो हमारा फोकस एरिया है। मिशन यूथ को 200 करोड़ रुपए और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिशन के लिए 135 करोड़ रुपए, 133 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकारी पद जो रिक्त हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे भरा जाए, इस प्रक्रिया में हम तेजी लाएंगे और 3 लाख युवा बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर हम बनाएं, इसका भी प्रयास हम करेंगे। एक घटना का जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ। बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 ये कार्यक्रम अभी कुछ महीने पहले हमने समाप्त किया था और जिस दिन 75,000 नौजवानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, आप में से बहुत सारे साथी थे। इतने कम समय में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए, शायद मैं समझता हूं कि देश के दूसरे हिस्से में ऐसा मैंने नहीं सुना है। तो जो संकल्प प्रशासन लेता है उसे पूरा करने की कोशिश करता है। यूथ क्लब के माध्यम से बड़े पैमाने पर हम अपनी नीतियों को जमीन पर ले जाने, स्किल प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाएं और रोजगार सृजन में और क्या योगदान दे सकें, इस पर हम पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। 6 नए मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। योग्यता से रोजगार, ये प्रशासन का मूल मंत्र है। युवा ऊर्जा अपने लक्ष्य को हासिल करे, इसके हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे। किन किन लोगों को भरा जाता था समाज नहीं जानता था। आज जो लोग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ हैं मुझे उसके बारे में नहीं कहना है, लेकिन यहाँ की आबादी को और आपको पता है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो भर्तियां हुई हैं अभी तक वो ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड ही रही हैं और आने वाले समय में भी हर एक रिक्रूटमेंट सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। कई दशकों तक ये जो माफिया चलता था यहाँ रिक्रूटमेंट का, मैं समझता हूँ कि उसकी बौखलाहट बढ़ गई है और आगे और बढ़ने वाली है। और कुछ लोग हैं जो इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश करते हैं। मैं युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि उनके कारण गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता ही आपका भविष्य निर्धारित करेगी, ये हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। कल अभी पीडब्ल्यूडी के सिलेक्शन हुए, आपको बताते हुए जब मुझे हर्ष है कि अंतिम उम्मीदवार का जब साक्षात्कार हुआ, मैंने इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके 4 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर की पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट घोषित कर दिया। शायद ये यहाँ के लिए नहीं, देश के लिए मैं समझता हूँ कि एक अनुकरणीय है। जब केएस की परीक्षा हुई इस साल की, तो अंतिम उम्मीदवार का इंटरव्यू हुआ, उसके 3 घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिए गए। कल पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स की भर्ती हुई और 4 घंटे में परिणाम पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए। रोड कनेक्टिविटी, आम लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए फिजिकल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान, मैं कहूं कि अभूतपूर्व कीर्तिमान जम्मू कश्मीर ने स्थापित किया है। 6 किलोमीटर की रफ्तार थी हमारी सड़क बनाने की,
अब हम 20 किलोमीटर सड़क लगभग रोज बना रहे हैं। इस वर्ष भी आकांक्षी जम्मू कश्मीर के भविष्योन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है और इस वित्तीय वर्ष में हमने 6000 किलोमीटर सड़क के मैग्नेमाइजेशन का लक्ष्य रखा है। नाबार्ड के तहत अलग 353 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 60 नए ब्रिजों का निर्माण होगा। आप सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में G20 की मीटिंग होने वाली है। हमारे एसीएस होम उस मीटिंग के बारे में तैयारियों में लगे हुए हैं। उनके साथ हमारे अनेक वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं। तो G20 देशों के लोग आवें तो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं जम्मू कश्मीर में। इसकी कोशिश प्रशासन जी जान से कर रहा है और उसके लिए जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेज गति से बनाया जा रहा है। आप पत्रकार भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये केवल प्रशासन नहीं, आपका भी मुझे सहयोग चाहिए कि जो G20 के देश आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। और आपका भी इसमें कोई सुझाव है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे समिति के अध्यक्ष एसीएस होम तक जरूर पहुंचाएं। 10 साल से जो पुराने ब्रिज हैं उनका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। हर गांव तक रोड पहुंचे, इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, समाज के अंतिम छोर और दुर्गम क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति के घर तक नल से जल पहुंचे, प्रशासन इस पर शिद्दत से काम कर रहा है। समावेशी विकास की परिकल्पना तभी पूरी होगी जब हर घर से साफ पीने का पानी, पोर्टेबल वाटर हम उपलब्ध करा पाएंगे। सभी 18,36,000 घरों में नल से पहुंचाने के लिए इस वर्ष 5,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समर्पित भाव से इसके कार्यान्वयन के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस वित्तीय वर्ष में तवी बैराज का निर्माण कार्य भी हम पूरा करना चाहते हैं। 60 वाटर सप्लाई स्कीम इस वर्ष हम कंप्लीट करेंगे। झेलम फ्लड मैनेजमेंट पार्ट 2 इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने की कोशिश करेंगे। समय सीमा के भीतर सभी इरिगेशन कैनाल्स की डीसिल्टिंग की जाएगी और इस वर्ष समय से पहले ही हमने रणबीर कैनाल में किसानों को पानी देने का काम शुरू कर दिया था। वाटर कनेक्शन की ऑनलाइन बिलिंग सुविधा को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो सभी नागरिकों को रिलायबल और क्वालिटी पावर उपलब्ध हो। पिछले 3 वर्षों से अनेक प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष भी सुधारों की प्रक्रिया को तेज करने और संसाधनों के विकास के लिए पावर सेक्टर को भी 1965 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हम कोशिश करेंगे कि 24-25 तक 100% घरों में मीटर लगाए जा सके। 132 केवी लेवल पर 854 MVA तथा 220 केवी लेवल पर 1300 MVA कैपेसिटी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 1324 किलोमीटर HT-LT नेटवर्क में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। अमरनाथ जी गुफा में रिलायबल बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नूनवान में भी पिछले साल अंडरग्राउंड केबलिंग की थी, वो PDD कर रहा है। गुरेज को ग्रिड से जोड़ने का इंतजाम किया गया है। सोनमर्ग में विंटर्स में भी बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और अगले 3-3.5 वर्षों में बिजली उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा RDSS में भारत सरकार ने हमारी बड़ी सहायता की है, खासतौर से डिस्ट्रीब्यूशन में अनेक स्कीम्स को क्रियान्वित हम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव हुआ है और आगे हमारी क्षमता और बढ़ने वाली है। टूरिज्म सेक्टर जो जम्मू कश्मीर की मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी ताकत है, 450 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 75 नए डेस्टिनेशन, 75 सूफी और धार्मिक साइट्स,
75 सांस्कृतिक और हेरिटेज साइट्स और 75 नए ट्रैक डेवलप करना हम चाहते हैं। जम्मू और श्रीनगर में नए वाटर पार्क इस साल हम डेवलप करेंगे। जम्मू के अभिनव थिएटर तथा श्रीनगर के टैगोर ऑडिटोरियम का अपग्रेडेशन का भी प्राविधान इस बजट में किया गया है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए इस वर्ष से कारवां टूरिज्म शुरू करने का काम हम करेंगे। सांबा फोर्ट, हरि पर्वत, जनरल जोरावर सिंह पैलेस का भी जीर्णोद्धार इस बार हम करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि पिछले साल 50 लाख से ज़्यादा नौजवान बच्चों बच्चियों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लिया। पर्याप्त बजट का प्राविधान स्पोर्ट्स के लिए हम करते हैं। इस वर्ष भी वो व्यवस्था की है और हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या इस बार 70 लाख पहुंचे। इस वित्तीय वर्ष में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और वुशु एकेडमी हम जम्मू कश्मीर में स्थापित करेंगे। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू तथा बख्शी स्टेडियम श्रीनगर काफ़ी अच्छे स्तर पर हमने बनाया, इसका पूरा उपयोग हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत इस वित्तीय वर्ष में 25 नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज हम करेंगे। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि सोशल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड एज विडो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए 1246 करोड़ रुपए, लाडली बेटी स्कीम के लिए 245 करोड़ रुपए, गरीब परिवारों की शादी में सहायता मैरिज असिस्टेंस के लिए 80 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, खासतौर से गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, इस समाज के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। इस साल 447 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का प्राविधान बजट में है। सभी 20 जिलों में विमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने का प्राविधान बजट में है। ट्राइबल समुदाय के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 24 हॉस्टल बनाने का प्राविधान किया गया है। नोमैडिक ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन स्थापित करने का भी प्राविधान है। कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के ट्रांजिट एकोमोडेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ग्रीन मिशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए 508 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम कुसुम के तहत 9000 सोलर एग्रीकल्चरल पंप किसानों के यहाँ स्थापित करने का लक्ष्य है। इस वर्ष 80 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट श्रीनगर में, 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग में फेज्ड मैनर में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में जम्मू में निर्माणाधीन ऊर्जा भवन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को अनाज वितरण सुनिश्चित करने के लिए 391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुलिस वेलफेयर के लिए हमारे जो पुलिस के जवान हैं 799 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुलिस के जवानों के लिए पुलिस कॉलोनीज भी निर्मित की जाएगी। शहीद पुलिस के जवानों के बच्चों के लिए 2 हॉस्टल तथा शहीद आर्मी के जवानों के बच्चों के लिए 2 हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे। सभी पुलिस अस्पताल और पुलिस पब्लिक स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट और पब्लिक प्लेस में सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में हम करना चाहते हैं। मित्रों, पारदर्शी जवाबदेही शासन के साथ हमारा संकल्प अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास,
उसी नीति पर जम्मू कश्मीर प्रशासन चल करके सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस साल का बजट जहां एक तरफ आर्थिक विकास को तेज करेगा, वहीं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सर्वोच्च वरीयता देगा। अमृतकाल का यह पहला बजट जम्मू कश्मीर के आत्मविश्वास को नई बुलंदी प्रदान करेगा। नए हौसले के साथ जम्मू कश्मीर अपने अमृतकाल की यात्रा में और आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं बात खत्म करने के पहले दो पंक्तियां कह के हमारे चीफ सेक्रेटरी और जो फाइनेंस का काम भी देख रहे हैं, सारे हमारे सीनियर सेक्रेटरीज हैं, फिर मैदान आपके लिए खाली करूंगा। जिगर हौसला कुछ परख कर भी देखें। नागोके जी ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान दूसरी तरफ है। जिगर हौसला कुछ परख कर भी देखें, हदे इश्क से वो गुजर कर भी देखें। सुना है वो दरिया समझता है खुद को, सुना है वो दरिया समझता है खुद को। कोई कह दे उसको कि समंदर भी देखें, समंदर भी देखें। धन्यवाद। If there are any questions from the media fraternity, I'd request the media coordinator to please. एक अनुरोध यह है कि बजट पर ही बातचीत हो तो ठीक है सर, ना, बाकी कामों के लिए फिर समय मिलेगा तो दूसरी बार नाश्ता साथ कर पाएंगे हम लोग। सर नाश्ता, सर सवाल यहाँ से। अब बजट में आ गए आप, थोड़ा मुझे लगता है कि बजट पर आज फोकस रहेंगे तो समझ पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार करना क्या चाहती है। बाद में आपको इजाजत दे दूंगा, खुला खेल मैदान हो जाएगा, लेकिन अभी जरा बजट पर चलिए। सर सवाल दीप दत्ता टाइम्स नाउ चैनल से। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी इंप्रूव हुआ है। एक अच्छी चीज देखने को मिली है, पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरीके से हमारे सोशल एक्टिविस्ट यूनाइटेड नेशन में पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हुए। एक ये बदलाव कैसे देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और एक तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद की जो पिक्चर को अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, और दूसरा इसी के सवाल है, एक हमारी सोशल एक्टिविस्ट को हरास करने की कोशिश की जाती है यूनाइटेड नेशन में और उसने यहां पे कंप्लेंट दायर की है। तो यूएन को क्या करना चाहिए जब ऐसे लोग आए और औरतों को वहां पे तंग करने की कोशिश करें सच बोलने के लिए? मुझे लगता है कि भारत के विदेश मंत्रालय के जिम्मे भी कुछ काम हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग जम्मू कश्मीर पर केंद्रित करें। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय सक्षम है नहीं, और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश मंत्री सक्षम है इन सब सवालों को अच्छी तरह से देख पाए। पर बदलाव कैसे देखते हैं आप? ये हाँ बोलते हैं। मैंने आपका जवाब दे दिया है। सर मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज़ से हूं। सर इस बार सुरक्षा पर काफ़ी कुछ खर्चा किया गया है बजट में, और बॉर्डर आउटपोस्ट की क्रिएशन भी जो है इस बार बजट में रखी गई है कि सीमा पर बॉर्डर आउटपोस्ट बनाएंगे। सर क्या कुछ खाका रहेगा इन बॉर्डर आउटपोस्ट पर, कहाँ कहाँ ये बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाएंगे सर? अब ये बजट में उसकी डिटेलिंग नहीं बताई जा सकती है, लेकिन कहाँ कहाँ बनेगा ये विवरण आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से बॉर्डर एरिया, जैसा मैंने पहले कहा, कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी ये प्रधानमंत्री जी की और भारत सरकार की प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी, जो बॉर्डर एरिया के विलेजेज हैं, वहाँ रहने वाले लोग ये ना महसूस करें कि हम बाकी गांवों से हम कम विकास हमारे यहाँ, तो वो भी हमारी प्राथमिकता है और वो सुरक्षित रहें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसके लिए वो पोस्ट बनाए जा रहे हैं। मेरा नाम अनिल भट्ट है, मैं पीटीआई से हूं। जम्मू कश्मीर में जो जहां हम बजट की बात करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट्स पुराने थे, यहाँ जो फिजिकल मैनेजमेंट था, फिजिकल मैनेजमेंट में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, बजट विदाउट प्रोविजंस और इस तरीके के जो जनरली कैग में हम देखते थे रिपोर्ट्स, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हाउ दे हैव बीन एबल टू टैकल दिस फिजिकल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इट। देखिए, पूरी ईमानदारी से हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर फिजिकल मैनेजमेंट। थोड़ा आप लोग भी सहयोग करेंगे तो और बेहतर हम कर पाएंगे, ठीक है ना। मेहता जी कुछ बताना है तो। एक छोटी सी बात यह है कि
आपका जो फिजिकल मैनेजमेंट का सवाल है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि इस साल जितने भी बिल्स ट्रेजरी में गए हैं सब टाइम से पेमेंट हो रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि बजट ऐसे ही बनता था और तो वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। आज के दिन में भी, आज 29 है, जो भी बिल्स आए ट्रेजरी में सब पे हुए हैं, तो अनफंडेड मैंडेट नहीं है। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। दूसरी चीज़, जैसा एलजी साहब ने बताया, 2 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2018-19 एक अच्छा साल था और उस वक्त 9,229 के आसपास प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे। इस साल 70,000 होने जा रहे हैं, तो लगभग 6 गुने से ऊपर है। मैं मनरेगा में जो काम कंप्लीट होते थे 18-19 के जिस पहले 40,000 काम पूरे हुए थे। इस साल कम से कम अभी ऑलरेडी हो चुके हैं 1,71,000, पर 2 लाख के आसपास कंप्लीट होंगे। कहाँ 40,000, कहाँ 2 लाख। तो मुझे लगता है कि आपके बात का जो जवाब है कि आप ग्राउंड पर देख सकते हैं उसको, और इन सभी चीज़ों की कंपेंडियम, ई कंपेंडियम उपलब्ध कर दी जाती है वेबसाइट पे, जैसा आप जानते हैं। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी इस वक्त कहीं नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि क्या अनफंडेड मैंडेट होता है, नहीं। हम लोग जितना प्लान करते हैं, जितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उन सब की फंडिंग उपलब्ध कर दी जाती है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। सर मेरा नाम मनोज कौल है, मैं न्यूज़ 18 से। मेरा सवाल यह है कि जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है, अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो कुछ लोग ऐसे भी हैं ये कहा जाता है कि ये जो आंकड़े हैं ये ज़बानी हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है कितने यूनिट्स लगे हैं जम्मू और कश्मीर में, और साथ ही जो यहाँ के ऑलरेडी जो यहाँ की इंडस्ट्री है, जो MSC जो है मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, वो उनका ये कहना है कि उनकी जो मदद के लिए सरकार कुछ खास नहीं करे। क्या वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मदद के लिए सरकार क्या करेगी? इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया? 2 बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने पहले कहा कि इतने प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, जो प्रस्ताव आए हैं वो सभी जमीन पर उतर जाएंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। हम कोशिश कर रहे हैं और उसी निमित्त 29 इंडस्ट्रियल स्टेट पर तेजी से काम हो, इसकी कोशिश शुरू की गई है। और काफ़ी लोग, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यहाँ आप हैं, बहुत नज़दीक है, भाग्यस्थली एक जगह है सांबा कठुआ में, आप किसी दिन ऐसे घूम के आइए, फिर हम लोग बैठते हैं। एक अकेले उस जगह पर लगभग 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, 6,000 करोड़ का। परसों किसी ने अपना भूमि पूजन किया था, वो मेरे पास आए थे मिलने। तो एक तो ये हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक निवेश हो, और मैं आश्वस्त हूं कि वो होगा, क्योंकि जो इंसेंटिव हम स्कीम में दे रहे हैं देश के किसी राज्य में इतना इंसेंटिव नहीं है। नंबर 2, जो यहाँ की इंडस्ट्री है, हम चाहते हैं कि लोकल लोग भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में भाग लें, और जो नई स्कीम बनी थी उसमें नई इंडस्ट्री के लिए तो प्रोविजन किया ही गया था, जो पहले की इंडस्ट्री है उनके लिए भी कुछ प्रोविजन किए गए, तो उसका वो लाभ उठाएं। लेकिन अब जो 20 साल में कुछ नहीं कर सके, तो ऐसे लोगों के लिए फिर से कुछ करना, वो चर्चा उनसे होती है। हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी लगातार 3 महीने पूर्व चर्चा करते हैं। जो भी मुझे लगता है कि सहायता प्रशासनिक तौर पर की जा सकती है वो जरूर हम करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं पंजाब केसरी ग्रुप से हूँ। सर, आपने जैसे बजट के बारे में अभी पूरी डिटेल में बताया, तो इसमें कोई शक नहीं कि हर जगह पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि बहुत सी कंप्लेंट्स लोगों की हैं पिछले 2-3 साल से। सिंचाई विभाग का जो टेंडर्स हुए थे, जो ठेकेदार से, उनकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है फ्लड एंड कंट्रोल में। वो एक सवाल है, वो मेहता साहब अगर आप जवाब दे दें, क्योंकि बहुत से ठेकेदार हैं जिनकी पेमेंट पेंडिंग है और अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट जो कि नियम से काम हुआ है पेंडिंग नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। 18-19 के पहले आम रवायत थी कि बगैर किसी सिस्टम के किसी को भी उठा के ठेके दे दिया करते थे। लगभग सभी टेंडर इस तरह से दिए जाते थे, किसी को नॉमिनेशन बेसिस पे दे दिया। तो जब नियम के मुताबिक वो जांच किए जाते हैं, तो आज के दिन में जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, उसकी ई टेंडरिंग नहीं हुई है,
तो जीएफआर के मुताबिक पेमेंट नहीं हो सकती है। तो जिन लोगों ने इस तरह के बिल रेज किए हैं, तो पहले तो वो बिल रेज हो नहीं सकते हैं क्योंकि नियम पूरे नहीं किए हैं। तो जैसे फर्ज कर लीजिए कि आप 100 रुपये का काम है, आप 200 रुपये में आप काम नॉमिनेशन पे करना चाहते हैं, तो उसकी पेमेंट होने में मुश्किल आएगी। अदरवाइज कोई भी ऐसी पेमेंट ड्यू नहीं है जो कि नियम के तहत काम हुआ है और उसकी पेंडिंग है। अगर आपको पास जानकारी है तो आप जानकारी दीजिए, हमारी नज़रों में नहीं है। और गलत काम की पेमेंट करने की जिम्मेवारी सरकार की नहीं हो सकती है। उपराज्यपाल जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से हूं। उपराज्यपाल जी, यहां पर हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जो नियुक्तियों को लेकर जो विवाद रहा, खासतौर पर जो दागी जो एजेंसी एपटेक है उसको लेकर हमने देखा कि युवाओं ने भी प्रदर्शन किया, उसको लेकर फिर आपने कुछ फैसले भी लिए, लेकिन उसका आखिरी फैसला क्या है? जो एपटेक के ऊपर जो विवाद है उस पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा? नंबर 1। नंबर 2, उपराज्यपाल जी, यहां पर रियल एस्टेट समिट हुई थी, उसको लेकर अगर आप कुछ अपडेट दें कि जो निजी प्लेयर्स हैं कब तक आएंगे और जमीनी स्तर पर जो चीजें हैं वो कब तक दिख पाएंगी? धन्यवाद। तो मैंने बजट पर किसी के पास कोई सवाल नहीं, फाइनली ये हो गया ना। मैंने कहा कि पहले बजट खत्म कर लें, फिर आपका सवाल तो मैं जानता ही हूं कि क्या होगा। बजट खत्म तो अब इन्हीं के सवाल पर आते हैं। आपने बजट में खूब फरमाया है, तो मगर पत्रकार के रक्षक के लिए आप इस बजट में हर हमेशा नाकाम रहते हैं। बजट में पत्रकार मैं हूं ना, तो आप कामयाब हो जाए इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। पत्रकार है जो सीरियस इलनेस से वाबस्ता रखते हैं, उनके लिए घर के हालात भी ठीक नहीं है, क्या कोई? जम्मू कश्मीर के हर परिवार के लिए हमने 5 लाख का हेल्थ कवर दिया हुआ है। वो पत्रकार भी उसमें है, उसमें हमारे बड़े अधिकारी भी हैं, सामान्य किसान भी है, मजदूर भी है। तो हमने कोई भेदभाव किया ही नहीं। जो सुविधा चीफ सेक्रेटरी को है जम्मू कश्मीर का, वही सुविधा आपको है। तो मैं समझता हूं कि इतना समान धरातल तो देश में कम जगह होगा। भट्ट साहब, मैं शुरू करूं? ये पिछली बार 3 भर्तियों पर लोगों ने संदेह व्यक्त किए थे और संदेह की जांच कराई गई। एक समिति हमने बनाई थी और उसमें ये पाया गया, कुछ चीजें तथ्य सामने आए, इसलिए तीनों परीक्षाओं को निरस्त करके जांच सीबीआई को दे दी गई। मैं समझता हूं कि आज देश में भरोसेमंद संस्था सीबीआई मैं मानता हूं, इसलिए दी गई। आप लोग रोज अखबारों में पढ़े, मुझसे बेहतर जानते हैं कितने लोग गिरफ्तार हुए, कहां सीबीआई पहुंची। और उस समय जो परीक्षा करा रही थी एजेंसी, उसको निरस्त कर दिया गया। एक ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर हुआ। टेंडर में जिस संस्था का आप नाम ले रहे हैं, एपटेक, उसको एग्जाम कराने की जिम्मेदारी मिली। वो बिडिंग प्रोसेस में वो आया था। अब इस बार जो परीक्षा होने वाली थी, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने एक आदेश किया और न्यायालय में प्रशासन अपील में गया। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा करा लीजिए, परीक्षा करा ली गई। दूसरी बार डबल बेंच ने उसमें कुछ आदेश किया और सिंगल बेंच को निर्देश दिया कि इसको पूरी तरह से हियरिंग करके इसका फैसला कर दीजिए। कुछ और भी तथ्य ध्यान में लाएगा तो केवल लोगों के मन में कोई संदेह न हो, इसलिए हम सब ने निर्णय किया कि लेट अस वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको नहीं, आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर, कहीं एक भी संदेह आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा होगी तो एकदम ट्रांसपेरेंट होगी। गड़बड़ी की शिकायत थोड़ी भी मिलेगी, उसमें अगर वास्तविकता पाई जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, मैं उस प्रक्रिया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे सब मालूम है, आपको भी मालूम है कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूँ। जब तनी लोग नियुक्त हुए, मैं चुनौती के साथ आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उस पूरी सूची में ये मैंने आंकड़ा बताया है 25,000 से ऊपर, एक गलत नियुक्ति का ले आइए आप, तो फिर आप देखिए कि कार्रवाई क्या होती है। रियल एस्टेट समिट में अच्छा समिट हुआ था। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई पहल थी और कई कानून हमें संशोधन करने थे। यहाँ के लैंड लॉज भी अनेक प्रकार के थे
अब हमारी स्थिति इसमें आ गई, कुछ प्रस्ताव आए हैं, आने वाले दिनों में वो परिणाम भी दिखाई पड़ेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम विशाल है, मैं यूएनए न्यूज़ एजेंसी से हूँ। नियुक्तियों के बारे में कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं ताकि आपको जानकारी रहे। हमारे यहाँ पे एक SRO 64 होता है, उसमें आप किसी को उठा के लगा दीजिए, बाद में उसको रेगुलराइज कर दीजिए। इस माध्यम से 60,000 से ज़्यादा लोग रेगुलराइज हुए 94 के बाद से। सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट वायलेशन थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंप्लीट वायलेशन थी। इस वक्त गवर्नमेंट इस तरह के कोई काम बर्दाश्त नहीं करती है। इसी तरह से कोई लाख लोग डेली वेजर लगा दिए गए कहीं से भी उठा करके, कौन सी प्रोसेस थी? कंप्लीट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको भी रेगुलराइज करने की बात चलती रही। 520 लाया गया, वो भी कंप्लीट वायलेशन था। नियुक्तियों में पारदर्शिता अब आई है और मुझे बहुत खुशी है कि आज सब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। पर मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 2.5 लाख लोग JNK के में सरकार के माध्यम से पैसा लेते हैं, जो इरेगुलर ढंग से कभी न कभी लगे हैं। सर नमस्कार, मैं विशाल हूँ सर, यूएनए न्यूज़ एजेंसी से। सर जिस तरह आपने बताया कि स्पोर्ट्स को एक बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, बजट में भी इसका प्रस्ताव रखा गया है। सर क्या एक्सक्लूसिवली बता सकेंगे कि स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए कितना बजट जो है वो रखा गया है जम्मू कश्मीर के लिए? और साथ ही सर जो इंडस्ट्रीज थी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, कुछ यूनिट ऐसे थे जो सिक यूनिट्स डिक्लेयर किए गए थे, क्या उनको रिवाइव करने का भी प्रस्ताव है सर? देखिए, दोनों को एक साथ मत क्लब करिए। इंडस्ट्री के लिए जो प्राविधान किए गए वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देखता है। स्पोर्ट्स बढ़े इसका उससे कोई वास्ता नहीं है कि सिक यूनिट कैसे ठीक होगी। हम कोशिश जरूर करेंगे, सिक यूनिट जो वास्तव में अच्छा परफॉर्म करना चाहती है, वो भी चाहती है, तो उसको हम मदद जरूर करेंगे। लेकिन अगर हमने तय कर लिया है कि मुझे सिक ही रहना है, तो उसमें कोई सरकार मदद नहीं कर सकती। दूसरा, मुझे अगर ठीक से याद है तो 145 करोड़ के आसपास स्पोर्ट्स का बजट हमारा है। मैं फिगर चेक करके बता सकता हूँ, मुझे ध्यान है कि मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, जरा चेक कर लीजिए मेहता जी। और स्पोर्ट्स हर हाल में अच्छे ढंग से चल रहा है। अनेक नेशनल इवेंट यहाँ हुई है, कई एकेडमी हमने स्थापित की है, खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए, और जैसा मैंने बताया कि 50 लाख से ऊपर लोग, 145 करोड़ और 50 लाख से ज्यादा लोगों ने खेला। आज जहाँ जाइए, गांव में जाइए तो खेल हो रहा है, श्रीनगर शहर में जाइए तो रात को डाउनटाउन में लोग खेल रहे हैं। तो आज तो एक ऐसा वातावरण बन गया है कि लग रहा है कि हर जगह स्पोर्ट्स ही हो रहा है। सर मेरा नाम रमन सैनी है, मैं JK न्यूज़ टुडे से हूँ। मेरा सवाल है सर कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार ने पब्लिक से कुछ सजेशंस मांगे थे, वो सभी सजेशंस जो हैं आप तक अब तक पहुँच चुके होंगे, तो क्या बता पाएंगे कि किस तरीके के सजेशंस आपको मिले हैं और उन सजेशंस को सुनने के बाद क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है प्रॉपर्टी टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? थैंक यू। मुझे लगता है कि आपने जो बात कही, सजेशन मैं नहीं देख रहा हूँ, वो समिति देखती है। और दूसरा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग हैं, उनकी टीम इस चीज को देखती है। मैंने जो जनता से आग्रह किया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इस पर आप सुझाव दीजिए, और वो सुझाव का अध्ययन इन्होंने किया है। मैं समझता हूं कि एक दो दिन में विस्तार से हमको बताएंगे। और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मुझे लगता है कि मैं अनेक सार्वजनिक जगहों पर आप सबसे भी इंटरेक्शन में मैं कह चुका हूं कि एक तो सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। देश में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई राज्य जहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था। हमने लगाया भी है तो बहुत सोच समझ करके, बहुत संवेदनशील होकर के। अगर मैं तुलना करता हूं दिल्ली, बंबई या चंडीगढ़ से नहीं, आसपास के जो हमारे राज्य हैं, अगर मैं तुलना करूं अंबाला से, अगर मैं तुलना करूं शिमला से, अगर मैं तुलना करूं देहरादून से, जो हिली स्टेट्स हैं उनसे साथ भी मैं तुलना करूं, तो उनकी तुलना में 1/10 से भी कम टैक्स यहाँ लगाया गया है। 40% लोग शहरों में जो रहते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं। माने मोटे तौर पर 5,20,000 घर हैं शहरों में, जिसमें 2,06,000 लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगा है। 2,03,600 घर ऐसे हैं जिस पर अधिकतम एक वर्ष में 1,000 रुपया, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि एक साल में 1,000 रुपया, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाकों में।
अगर बाकी शहरों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं 600, कहीं 500, कहीं मैंने उस वेरिएशन में मैं नहीं जाना चाहता। तो 5,20,000 में से 4,09,600 लोग हैं जो पूरी तरह से बाहर हैं। अब उन लोगों को तो टैक्स देना चाहिए जो 5 लाख 10 लाख रुपया महीना किराया लेते हैं, जो मुंबई, दिल्ली, दुबई में जिनके घर हैं और वहाँ वो 20 लाख प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ 2,000 भी नहीं देंगे तो गरीब आदमी का कल्याण कैसे होगा। अगर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टी की तो 1,01,000 कुल कमर्शियल प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर राज्य के शहरों में है। उसमें भी मुझे अगर आंकड़ा ठीक से ध्यान है तो 40,000 40,000 ऐसे हैं जिन पर हमने 700 सालाना से कम टैक्स लगाया और लगभग 36-37,000 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर वर्ष में अधिकतम 2,000 रुपए से भी कम टैक्स लगने वाला है। तो 40 और 36 76,000 निकल गया, बचा 25,000। अब मॉल पर भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स न लगे तो आप बताइए कैसे चलेगा। आपका सुझाव, जिन लोगों ने भी सुझाव दिया है उसका ठीक से विश्लेषण किया जाएगा और जो जायज सुझाव होंगे उस पर जरूर गौर किया जाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बार बार कहा है कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड में ये पैसा नहीं जाएगा। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग प्रॉपर्टी टैक्स दिए हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खाते में ही वो पैसा जमा किया जाएगा। जम्मू शहर के निवासियों की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए ही वो धन खर्च किया जाएगा। विश्लेषण कर ले, फिर 1 तारीख के पहले आपसे फिर बात करेंगे। सिन्हा साहब, अजय जंडियाल हूं सर, इंडिया न्यूज से इस तरफ। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि करप्शन पर कोई टॉलरेंस नहीं होगी और आने वाले दिनों में कार्रवाइयां और होंगी चाहे जो मर्जी हो। आपने कहा कि 2.5 लाख लोग हैं जिनको गलत तरीके से नौकरियां दी गई और आज तक वो रेगुलराइज नहीं हो रहे, हालांकि सरकार उस पर कुछ देख रही है। कैसे हुए थे, क्या उसमें कोई करप्शन या बाकी चीजें थी, क्या उन पर कार्रवाई होगी? दूसरी चीज, 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो आपने बताया कि 2 मॉल जो यूएई से कंपनीज आई हैं वो बना रही हैं, उनके लिए कोई टारगेट टाइम रखा है कि कब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे? 2 बात मैं कहूं, देश में कानून का राज है, ठीक है ना। हम संविधान और कानून से चलते हैं। जो गलत हुआ उसके बारे में मेहता जी लंबे समय से उन्होंने बताया। मॉल का जहां तक सवाल है, और कानूनी रूप से जो भी गलत होगा, गलत को गलत हम कहेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। अनेक ऐसे लोग जिनके खिलाफ प्रामाणिक रूप से हमें जानकारी मिल रही है, जिनके सर्टिफिकेट गलत थे या जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, या ऐसे लोग जो दफ्तरों में बैठ करके काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर किया गया है। आप रोज अखबारों में पढ़ें। माल का जहां तक सवाल है, उसकी समय सीमा उन्होंने खुद निर्धारित करके भूमि पूजन के दिन ही बता दी थी। अखबारों में बड़ी मोटी है, माल एक ही बन रहा है, मैं दोहराना चाहता हूं। वो श्रीनगर में माल बन रहा है, 2 आईटी टावर, एक श्रीनगर एक जम्मू में बन रहे हैं। तो उन्होंने वहां उस दिन ये बताया था कि 2026 में हम इसको शुरू करेंगे। बल्कि मैंने उनको ये कहा था कि जब देश की पार्लियामेंट 1.5 साल में बन रही है तो इसे 26 की बजाय 25 में प्रारंभ करिए। तो अभी तक बात यही है। सर, गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। सर, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो उसमें सुधार आया है पिछले 3 साल का आपने बताया, लेकिन सर पड़ोसी राज्यों में हमने देखा है कि एक बार फिर कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी है, खालिस्तान के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उनके वहां से लिंक्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं। तो किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं कि जो सिचुएशन पंजाब में हो रही है उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में ना पड़े? हमारे सुरक्षा बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और मुझे भरोसा है कि पंजाब की घटनाओं का असर जम्मू कश्मीर में न हो, इसके लिए जो चौकसी बरतनी है वो सुरक्षा बलों ने बैठक करके चौकसी बरती है और मुझे भरोसा है कि उसका असर यहाँ नहीं पड़ने दिया जाए। थैंक यू। आइए चाय और नाश्ता भी। All rise for the national anthem, please.
अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।